यूपी बोर्ड 2022 बायोलॉजी में संकेतांक 348 जीपी पिछले वर्ष पेपर आया है। इसको हम हल करेंगे, आज सॉल्व करते हैं इस पेपर के लिए। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन इसका का दोहरा निषेचन होता है, यानी कि किन पौधों में होता है। तो यहाँ पर पौधे पूछे गए हैं, कौन से पौधों में ये दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे, आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद पूछा गया है विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो विषाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या फिर इसके अंदर आरएनए होता है। अब डीएनए आरएनए में भी थोड़ा सा अगर हम थोड़ा और आगे पढ़ना चाहें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया है गा में, थर्ड क्वेश्चन में, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स अधिक संख्या में ह्यूमन बॉडी के अंदर बनने लगे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो यहाँ एक कैंसर हो जाता है, उस कैंसर के लिए कहते हैं ल्यूकेमिया। तो इसका जो आंसर हो गया वो है ल्यूकेमिया हो गया यहाँ पर। इसके बाद पूछा गया है डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं। तो चाकू भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसको कैंची भी कह सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए को बीच में से कट कर देता है, इसलिए इसको आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं और चाकू के नाम से भी इसके लिए जानते हैं। यहाँ पर ये दूसरे का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोनों के नाम पूछे हैं। यहाँ पर ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उसे कहते हैं जो शुक्राणु के निर्माण में या फॉलिकल परिपक्वन में भाग लेते हैं, या जो हार्मोन्स होते हैं नरमादा हार्मोन्स, उनके सीक्रेशन में भाग लेते हैं, उनके लिए कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों में ये जो हार्मोन निकलते हैं उनका नाम है, पहले का है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्त्री है, इसका ब्लड ग्रुप O है, ठीक। इसका जो विवाह है वो AB ब्लड ग्रुप वाले पुरुष के साथ हो जाता है, तो उसके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पनेट का चेकर बोर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर ये 4 खानों वाला, तो एक तरफ हम यहाँ पर लिख देंगे जो फीमेल है, फीमेल के ओवम के अंदर जो जीन होंगे वो, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो O है, तो O के कारण यहाँ पर जो जीन होगा वो होगा I और I। दूसरी तरफ AB ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मेल है, और इसके जो स्पर्म होंगे, स्पर्म में यहाँ जो एलील होगा वो होगा IA और IV होगा। ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा IA, IV और I। ये इसके साथ जाएगा, यहाँ पर आएगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, और ये यहाँ आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो यहाँ पर 50% जो संतानें होंगी वो होंगी A ब्लड ग्रुप वाली,
और 50% जो संतानें होंगी वो होंगी बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो इसी तरीके से यहाँ पर हल करना है। तो एक तरफ हम यहाँ ओवम के अंदर जो हैं उनको लिख देंगे एलील्स के लिए, जीन्स के लिए, और दूसरी तरफ हम यहाँ लिख देंगे मेल के जो स्पर्म में जीन होंगे उनको यहाँ पर लिखकर यहाँ इसकी परसेंटेज निकाल कर बता देते हैं यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की। तो ये अभी मल्टीपल चॉइस में भी आ चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन अभी बताया था आपको, पुष्पी पौधों यानी आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ 2 बार निषेचन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा, इसके साथ संलयन करेगा और संलयन करने के बाद यहाँ पर ये जायगोट बनाएगा। ठीक, तो एन क्रोमोसोम इसके, एन इसके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2n हो जाएगा यहाँ पर ये। तो एक तो ये हो गया निषेचन। दूसरा निषेचन में क्या होता है, एक मेल गैमीट, इसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा और यहाँ पर बनाएगा प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। तो एन क्रोमोसोम इसके हो गए, 2n इसके हो गए, n और 2n मिलाकर कितने हो गए, 3n हो गए। तो ये त्रिगुणित होता है एंडोस्पर्म, जिसके लिए बोलते हैं भ्रूणपोष, भ्रूणपोष कहते हैं। तो यहाँ भ्रूणपोष हो गया। ये जो है जायगोट, जायगोट से बनेगा भ्रूण और इससे बनेगा यहाँ पर भ्रूणपोष बनता है यहाँ पर। ये दोहरा निषेचन की जो खोज है वो की है 1898 में नवासीन ने सबसे पहले इसको खोजा था। तो ये इसकी खोज हो गई। क्वेश्चन है 2 घ, यहाँ पूछा गया है कि डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। तो डीएनए व आरएनए में 2 अंतर लिखने हैं। तो बहुत आसान है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक तरफ डीएनए लिखेंगे और एक तरफ हम यहाँ पर लिख देंगे आरएनए। तो डीएनए में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पाई जाती है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। यहाँ पर राइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा अंतर यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजनी क्षारकों की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमीन और साइटोसिन होते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो हैं यहाँ पर ए, यू, जी और सी। तो यहाँ यूरेसिल होता है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन और साइटोसिन। तो ये जो है इसका मुख्य अंतर कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 2 डा, फाइलेरिया रोग के कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो जो फाइलेरिया रोग होता है इसको हाथी पांव भी रोग कहते हैं, फील पांव रोग भी कहते हैं।
तो यहाँ इसका जो कारक होता है वो है बुचेरिया ब्रंकोफ्टाई या बुचेरिया मैलाई के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इसका यहाँ पर कहलाता है कारक। तो हाथी पांव रोग ये उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए में पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। टाइड के नाम लिखिए। 2 नंबर में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ 4 प्रकार के ये क्वेश्चन हो गया। आंसर में यहाँ पर अगर बात करें तो 4 टाइप यानी कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर हम बात करें तो पहला हो गया डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। दूसरे का नाम हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। तीसरे का नाम हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। चौथे का नाम हो जाएगा डीऑक्सी ग्वाइनिलिक अम्ल। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार के जो है वो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं यहाँ पर ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। सहोपकारिता को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पर क्या है सहोपकारिता यानी कि आंसर में हम यहाँ देखें 2 जीवों या 2 जीव जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। दोनों को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती है। तो यहाँ 2 जातियां हैं, जैसे ए है दूसरी बी है, तो इसको भी लाभ है और इसको भी लाभ है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक, तो लाइकेन में एक तो होता है कवक और एक होता है इसके अंदर नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल। तो ये नीले हरे शैवाल और कवक मिलकर यहाँ पर लाइकेन बनाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, कवक तो नीले हरे शैवाल को देता है आवास। दूसरा ये इसको दे देगा आवास और नीला हरा शैवाल इसके लिए देता है फोटोसिंथेसिस में बनाकर भोजन। तो भोजन देगा नीला हरा शैवाल और कवक दे देगा यहाँ पर इसको आवास है, जल है आदि इसको दे देता है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा, जिसको बोलते हैं कवक मूल कहते हैं। तो कवक मूल जो है वो पाइनस और जो कवक है इनके बीच का संबंध है।
तो कवक जो है यहाँ पर जैसे फास्फोरस है और अन्य पोषक तत्व हैं, उनको अवशोषित करके पाइनस को दे देगा। पाइनस जो भोजन बनाएगा वो कवक के लिए देगा यहाँ पर ये। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ जाता है परागणकारी कीट। तो परागणकारी कीट में क्या होता है, कीटों को मिल जाता है मकरंद और पौधों में हो जाता है परागण। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 3 गा, यहाँ पर पूछा गया है साइक्लोस्पोरिन ए औषधि और दूसरी मेडिसिन पूछी गई है स्टेटिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो है साइक्लोस्पोरिन एक कवक से प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होती है। और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक है, इससे साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है। जैसे किसी को अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो उस अंगों को निष्क्रिय बनाने में, अर्थात अंगों को इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात अंगों के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको निष्क्रिय बनाने में इस साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ये दूसरी यहाँ जो औषधि प्राप्त हो रही है वो है स्टेटिन। तो स्टेटिन एक कवक होता है जिसको हम बोलते हैं मोनास्कस परप्यूरियस कहते हैं, परप्यूरियस कवक से प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार का ईस्ट की प्रजाति है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर एक कवक है। तो इसका काम ये है कि ब्लड के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। यहाँ पर ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3 घा, बोर्ड में, यूपी बोर्ड के सेट में आया है। यहाँ पूछा है न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाइए। न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाइए। इसके अलावा यहीं पर पूछा गया है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम के डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम का हम चित्र है सीधा सीधा भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ ऐसे करके एक चक्र जा रहा है, ऐसे, फिर एक चक्र और लगा होगा, 2 लगे होते हैं यहाँ पर। ये तो ये हो गया यहाँ पर डीएनए। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 अणु लगे हुए होते हैं S2A के, 2 अणु यहाँ पर होते हैं S2B के, 2 अणु होते हैं यहाँ पर H3 के और 2 अणु होते हैं यहाँ पर H4 के। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं कोर ऑक्टामर कहते हैं यहाँ पर। अब इस डीएनए को रोके रखने के लिए, वाइंड करने के लिए यहाँ हिस्टोन प्रोटीन और पाई जाती है जिसको बोलते हैं H1। H का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो अब ये हो गया ऑक्टामर कुछ इस तरीके से। तो एक डीएनए जैसे यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके ये निकलेगा। तो यहाँ 2 राउंड हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों को बॉन्ड करने के लिए यहाँ पर ये हो गई H1 यानी हिस्टोन 1 हो गया। तो यहाँ जो इस तरीके से जा रहा है डीएनए, इस डीएनए के अंदर 200
न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3 ढ। यहाँ पूछा है प्रतिरक्षी अणु अर्थात एंटी बॉडीज का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ चित्र बनाना है इसका, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। तो कोई भी जो प्रतिरक्षी अणु होता है, एंटीबॉडी अणु होता है, जो कि रोगाणुओं को, जो एंटीजेंस होते हैं उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर ये होता है। तो इसमें 2 लॉन्ग चेन होती हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर बना दी। यहीं पर 2 शॉर्ट चेन होती हैं पेप्टाइड की, यानी पेप्टाइड की बनी हुई इसके अंदर 4 श्रृंखलाएं होती हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से। ये अब इनके बीच में बने हुए होते हैं, जैसे ये इसका एन छोर है पेप्टाइड का, तो इसका सी छोर हो गया, ये एन छोर हो गया, तो ये इसका सी छोर हो गया। अब हम यहाँ पर देखें तो इसका जो अगला हिस्सा होता है वो प्रत्येक एंटीजन के हिसाब से अलग अलग होता है, अगला हिस्सा इसका। तो इस वाले हिस्से के लिए बोलते हैं एंटीजन वाइंडिंग साइट बोलते हैं, एंटीजन वाइंडिंग साइट कहते हैं यहाँ पर। ये इसके द्वारा ही एंटीजन से जुड़ता है। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं ये सल्फाइड बॉन्ड द्वारा, जिसको हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, उसके द्वारा ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे यहाँ ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ सल्फाइड बॉन्ड है, इसके अलावा यहाँ पर ये इस तरीके से सल्फाइड बॉन्ड लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से हम इनको बना देंगे। यहाँ पर ये सल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पर ये। तो ये हो गया यहाँ पर डायग्राम एंटीजन का। तो ये हो गई यहाँ पर लॉन्ग चेन, जिसको बोलेंगे हैवी चेन। हैवी चेन कहेंगे। दूसरा यहाँ पर ये हो गई छोटी वाली, इसको बोलते हैं शॉर्ट चेन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम हो गया यहाँ पर एंटी बॉडी का हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है 4 का, यहाँ पर पूछा गया है शुक्र जनक नलिका का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, यहाँ पर आया है। तो शुक्र जनन नलिका के बारे में बताना है कि शुक्र जनन नलिका ये जो है टेस्टिस में पाई जाती है। दूसरी चीज सेमनीफेरस ट्यूबुल्स भी इनके लिए कहते हैं। तो इनमें स्पर्म बनते हैं। तीसरी चीज शुक्र जनन नलिका जो होती है उसके बाहर की तरफ लेडिंग सेल्स होती हैं, जिनसे नर हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनका स्राव यहाँ पर होता है। तो यहाँ जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं यहाँ पर मियोसिस की क्रिया होती है।
तो मियोसिस की क्रिया में यहाँ पर पाई जाती हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बनते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड बनते हैं, और यही स्पर्मेटिड्स जो मैचुरेशन के पश्चात बदल जाते हैं स्पर्म में। तो शुक्रजनन नलिकाएं जो है टेस्टिस में जो है पाई जाती है। क्वेश्चन है 4 खा, यहाँ पूछा है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। दूसरा पूछा है यहाँ पर डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। डिप्लॉइड। लिंग निर्धारण क्या है? क्या है? दूसरा यहीं पर पूछा है मधुमक्खी में सेक्स डिटरमिनेशन को समझाएं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, जैसे यहाँ पर 2 तरीके की सेल होती है, एक होती है हैप्लॉइड एन क्रोमोसोम वाली, दूसरी होती है डिप्लॉइड 2n वाली होती है। तो जैसे बर्र है, मधुमक्खी है, यहाँ पर क्या होता है, जो हैप्लॉइड होती हैं बिना निषेचन वाले, इनसे बनते हैं मेल, और जो फर्टिलाइज एग बनते हैं हैप्लॉइड से, जो एग बनते हैं हैप्लॉइड एग होते हैं, उनसे बनते हैं मेल यानी कि नर। यहाँ पर जो बनेंगे वो बनेंगे फीमेल, जिनको बोलेंगे मादा। तो नर और मादा जो है हैप्लॉइड से नर और डिप्लॉइड से मादा बनते हैं यहाँ पर। ये दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछा है कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाइए। तो आपको बता दें कि जो फीमेल होगी, मधुमक्खी होगी, वो 2n होगी, और जो मेल होगी यानी जिसको बोलेंगे ड्रोन्स या नर कहेंगे यहाँ पर, ये होता है n। तो यहाँ होते हैं 32 गुणसूत्र और यहाँ होते हैं 16 गुणसूत्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है इसकी जनन कोशिकाओं में, तो यहाँ पर जो ओवम बनेंगे वो 2 तरीके के बनेंगे। एक में होंगे 16, यहाँ पर भी कितने होंगे 16। यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं उनके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ मियोसिस देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो ओवम है और ये भी ओवम हो गया, अंडाणु हो गए इसके। अब इनके और इनके बीच में हो जाए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाए, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट में 32 क्रोमोसोम होंगे। अब इस 32 यानी कि ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। इस फर्टिलाइज्ड एग से यहाँ पर बनेगी फीमेल। अब ये फीमेल से यहाँ पर बन सकती है रानी मधुमक्खी या फिर बनेंगे श्रमिक। अब ये हो गया अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से यहाँ पर
इसकी प्रत्येक सेल में क्या है, अगुणित गुणसूत्र है। तो यहाँ पर इससे बनेगा मेल या फिर बनेगा, बोलते हैं हम इसको ड्रोन्स। तो जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स के सबसे पहली बात है इसका पिता नहीं होता है और पुत्र भी नहीं होता है, लेकिन इसके अगर हम देखें तो दादा होंगे, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। और इसके जो पोते हैं, पोते भी होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 4 गा। यहाँ पर पूछा गया है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के लिए लाभकारी 2 उपयोग लिखिए। मनुष्य के लिए 2 लाभकारी उपयोग लिखिए। देखिए क्या है यहाँ पर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जो जीव होता है, जीव में वांछित जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, कराया जाता है। अब ये जो वांछित जीन है, ये उसी जीव का अंग बन जाता है और वहाँ पर ये प्रोटीन उत्पादन करने लगता है, अर्थात वहाँ पर ये फिनोटाइप उत्पन्न करने लगता है यहाँ पर ये। अब मानव जीवन में 2 उपयोग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है कृषि में, दूसरा हो गया चिकित्सा में। तो कृषि में एक तो हम तैयार करते हैं बीटी फसलें, जीएमओ भी कहते हैं। इसके अलावा हम तैयार करते हैं पीड़क प्रतिरोधी फसलें, जो कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है यहाँ पर ये। इसके अलावा हम ऐसी फसलों को भी तैयार करते हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो अधिक होती है। अब जीन चिकित्सा में हम यहाँ पर अगर देखें तो औषधि प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में। दूसरा अगर हम यहाँ देखें, अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो मानव निर्मित इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई जा रही है। यहीं पर अगर हम बात करें जीनी चिकित्सा, तो जीनी चिकित्सा में क्या किया गया है, 4 साल की बच्ची है, उसमें ADA जो जीन है उसको स्थानांतरित किया गया है। अगर हम चिकित्सा में ही बात करें तो हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन है जो रोगों से सुरक्षा देती हैं, तो वैक्सीन का जो उत्पादन है वो हम इनके द्वारा करते हैं। क्वेश्चन है 4 घा। यहाँ पूछा गया है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए।
कीजिए। इसके साथ साथ पूछा गया है इसमें एक दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता क्षति के 4 कारण। तो ये 4 कारण लिखिए। तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैव विविधता में क्या होता है, आपको बता दें कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो जीव जातियाँ पाई जाती हैं वो जैव विविधता कहलाती है। विभिन्न प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाती हैं। जैसे मेयर के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 70 लाख जीव जातियाँ होने का प्रमाण अनुमान है यहाँ पर। ये अगर हम यहाँ पर जैव विविधता की बात करें यहाँ पर, तो ये जो जैव विविधता है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो जैव विविधता है उसको हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। दूसरे प्रकार की होती है, इसको बोलते हैं जातीय विविधता। तीसरी जो विविधता पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब है जाति एक होगी लेकिन उसकी कई उपजातियां होती हैं। जैसे हमारे भारत में धान की लगभग 50,000 जातियां पाई जाती हैं और आम की लगभग 1,000 जातियां पाई जाती हैं। तो वो किसको दर्शाएंगी, आनुवांशिक विविधता के लिए दर्शाती हैं। तो धान की 50,000 और आम की 1,000 जाति जो है वो पाई जाती हैं, वो आनुवांशिक विविधता को दर्शाती हैं। ऐसे आता है जातीय विविधता। तो जातीय विविधता में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्या देखने की मिलता है, पश्चिम घाट पर उभयचरों की जो संख्या है वो पूर्वी घाट से अधिक है। पश्चिम घाट पर अगर हम देखें उभयचर की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। ऐसे आती है यहाँ पर पारिस्थितिक विविधता। जो पारिस्थितिक विविधता का मतलब ये है कि ये विविधता पारितंत्र स्तर पर देखने के लिए मिलती है। पारिस्थितिक विविधता जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में विभिन्न प्रकार की विविधता देखने के लिए मिलती है पारितंत्र स्तर पर। जैसे रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, वन भी पाए जाते हैं, समुद्र भी पाए जाते हैं, नदी हैं, तालाब हैं, इसके अलावा कोरल रीफ हैं। इनकी सभी प्रकार की विविधता लगभग यहाँ देखने के लिए भारत में मिलती है। अब यहाँ पर आता है क्षति के कारण। तो क्षति के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला जो कारण आ जाता है वो है आवासीय क्षति। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, अब जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ है, जो वन्य जीव हैं उनके आवास क्या कर दिए, नष्ट कर दिए गए हैं। जैसे पहले वन जो थे वो लगभग 14% थे और अब 4%, वो 6% से भी कम रह गए हैं यहाँ पर। ये पहले 14% क्या थे, फॉरेस्ट यानी कि वन थे, और अब 6% से क्या है, कम रह गए हैं यहाँ पर। ये दूसरा है यहाँ पर अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक प्रयोग किया जा रहा है। जैसे जल का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, वन की लकड़ी का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं मकानों में रेत है और बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो वो सब अतिदोहन यहाँ पर ये कहलाता है। जैसे अतिदोहन के कारण क्या हुआ, समुद्री जो गाय है स्टिलर, वो क्या हो गई, विलुप्ति के कगार पर है। पैसेंजर कबूतर है वो भी क्या है, विलुप्ति के कगार पर है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर आ जाता है विदेशी जातियों का आगमन।
तो विदेशी जातियां हम लाते हैं इसलिए कि अधिक उत्पादन देंगी, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो विदेशी जातियां क्या करती हैं, स्थानिक जातियों को ख़त्म कर देती हैं। जैसे यह एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है, नील नदी से एक नाइल पर्च नामक मछली थी, उसको निकाल कर विक्टोरिया झील में डाल दिया गया। विक्टोरिया झील में डाला गया तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि विक्टोरिया झील की जो सिचिलिड मछली है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, उसके साथ ये स्पर्धा करने लगी, वो ख़त्म होने लगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में क्या पार्थेनियम गाजर घास पाई जाती है, जो हमारे देश के फसलें हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करती है। नदी तालाबों में हाइसिंथ पाई जाती है, जिसको जलकुंभ भी कहते हैं, ये भी हमारे जल में प्रतिस्पर्धा करती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 5 का। यहाँ पर पूछा गया है आभासी और अनिषेक फल क्या हैं। आभासी और अनिषेक फल क्या हैं? प्रत्येक के एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ उदाहरण भी पूछे गए हैं, वैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर में ये 2022 में आया है। तो आभासी फल कहते हैं ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी निर्माण में भाग लेते हैं। तो ऐसे फल होते हैं, जैसे फल किससे बनना चाहिए, अंडाशय से, लेकिन अंडाशय के साथ साथ क्या होता है, पुष्प का अन्य भाग भी उसके निर्माण में भाग ले लेता है। तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब है, तो सेब में क्या होता है, अंडाशय तो होता ही है, लेकिन सेब के निर्माण में थैलेमस अर्थात पुष्पासन भाग लेता है। तो पुष्पासन जो है क्या बनाता है, सेब में फल बनाता है। यहाँ पर ये अनिषेक फलन, तो बिना निषेचन फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनना है तो उसको क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन यहाँ पर कहेंगे। जैसे केला, अंगूर क्या है, यहाँ पर ये अनिषेक फल के उदाहरण हैं। यहाँ क्वेश्चन है 5 खा। तो 5 खा में पूछा गया है बहित मल के उपचार पर टिप्पणी लिखिए। अब नगरों महानगरों से निकलता है बहित मल, इसका उपचार 3 पदों में हो सकता है। अब 3 पद कौन कौन से हैं इसके, पहला है प्राथमिक उपचार, दूसरा है जैवीय उपचार बायोलॉजिकल अर्थात सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा है रासायनिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में हम क्या करते हैं, जैसे जो जल आ रहा है नगरों से निकलता हुआ, उससे हम कूड़ा करकट रेत कंकड़ मिट्टी को अलग कर देते हैं, छानकर या फिर निस्यंदन द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है। अब उस प्राथमिक उपचार के बाद उस जल के लिए एक बहुत बड़े टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर होता है सेकेंडरी उपचार। तो उस बड़े टैंक में जब जल को भरा जाता है तो जल को चलाने के लिए एक पाइप लगा रहता है इस तरीके से,
वो इसमें चारों तरफ घूमता है। जब ये घूमता है तो इसी में जो टैंक होता है जिसमें ये बहित मल है, तो इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, यानी कि वायु की ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवाहित की जाती है, जिससे इसके अंदर उत्पन्न होते हैं जीवाणु और कवक। अब इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? जीवाणु प्लस कवक उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये जीवाणु कवक जो हैं इस बहित मल के अंदर होगा कार्बनिक पदार्थ होंगे। इन कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। अब इस अपघटन करने के लिए इन्हें चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इन्हें मिलती है वायु द्वारा। तो जो बहित मल होता है उसकी जो पहचान है, उसके अंदर कितना कार्बनिक पदार्थ है, उसकी जो पहचान की जाती है बीओडी द्वारा की जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये धीरे धीरे जब इसका अपघटन हो जाता है तो ये बीओडी का मान जो है वो घटने लगता है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो जल है उसको निकाल कर एक टैंक में भेजा जाता है। वहाँ पर उसके अंदर अपपंक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से जल को, अपपंक को एक डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है और जल को आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब उस जल अपपंक से, जिसको अपपंक कहते हैं, उसको डाइजेस्टर टैंक में डालकर मेथेन गैस बना सकते हैं और स्लज बना सकते हैं, जो खेतों में खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद जो जल होता है उसका रासायनिक उपचार किया जाता है। जैसे क्लोरीन प्रवाहित कर दी जाए तो जल का रंग साफ हो जाएगा, दुर्गंध दूर हो जाएगी। तो बहित मल का जो उपचार है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और रासायनिक उपचार किया जाता है। द्वितीयक उपचार को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन क्या है? दूसरा ये पूछा है किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, मानव के लाभ में इसका उपयोग क्या है? तो ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। क्वेश्चन है जैसे क्राई प्रोटीन, तो क्राई प्रोटीन क्या है? एक जीव विष है जो कि कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। अब ये जो कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, ये जो क्राई प्रोटीन है ये प्राप्त की जाती है एक जीवाणु से जिसका नाम है बैसिलस थुरिन GN से प्राप्त की जाती है। तो बैसिलस थुरिन जीएनसिस में प्राप्त किया जाता है इसके लिए। अब इस बैसिलस थुरिन जीएनसिस यानी कि जो क्राई प्रोटीन है इसको एक जीन बनाता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। इस क्राइजीन को बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है बीटी फसलों में। तो किसके द्वारा किया गया है? बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। अब ये जो बीटी फसलें होती हैं ये जो है जैसे कपास में डाला गया है, मक्का में डाला गया है, तो वहाँ पर ये जो है पीड़क प्रतिरोधी यानी कीट प्रतिरोधी होती हैं। खास तौर पे जैसे मुकुल कृमि है वो इनको खाएगा जब इन पौधों को, तो उसकी आंत जो है वो नष्ट हो जाएगा और कीट मर जाता है। यहाँ पर ये तो जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी बैंगन है, बीटी टमाटर है, इस तरीके से बहुत सारे जो फसल हैं उनको तैयार किया गया है
इस बीटी जीन को ट्रांसफ़र करके। क्वेश्चन है 5 का घ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, शीत निष्क्रियता क्या है। इस पर एक बहुत छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। जैसे जब अधिक ठंड पड़ती है तब कुछ जीव जो हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं को बहुत धीमा कर लेते हैं और सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, जिसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसे पोलर बियर यानी कि एक भालू है, जब अधिक ठंड पड़ती है तब ये शीत निष्क्रियता में चला जाता है। तो शीत निष्क्रियता हमें जो है छिपकलियों में, आपके मगरमच्छ में भी देखने के लिए मिलती है। छद्म आवरण, छद्म आवरण का मतलब है जैसे किसी चीज़ अपने शत्रु को देखकर क्या कर देना, अपना रूप बदल देना या कुछ रसायन छोड़ना, ये छद्म आवरण कहलाता है। जैसे गिरगिट है, ठीक है, तो अपना रंग बदल लेता है तो वो क्या कहलाएगा, छद्म आवरण कहलाएगा। यहाँ पर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया बायोपायरेसी। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के जैविक संसाधनों का वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों की बिना अनुमति के या बिना एग्रीमेंट के या बिना कुछ दिए उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, गरीब देशों में जाकर अपनी दवाइयों का प्रयोग कर लेती हैं या कुछ खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर लेती हैं, या वहाँ से जो जैविक संसाधन हैं उनका प्रयोग कर लेती हैं वहाँ के स्थानीय लोगों की बिना अनुमति के सरकार के। तो इसी को बायोपायरेसी कहा जाता है यहाँ पर। ये